हेलो बच्चा लोग, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस के लेक्चर 9 से। और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मासेस। ठीक है, देखो इसको समझते हैं अच्छे से, है ना। एबनॉर्मल मोलर मासेस कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई एक आयनिक सॉल्ट है, जैसे केसीएल मान, ठीक है ना, केसीएल, ठीक है। इसको तुम डिसॉल्व किए, मान लो 1 मोल केसीएल लिए। कितना मोल केसीएल लिए? 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितना हो गया? 74.5 ग्राम केसीएल हो जाएगा। ठीक है, 39 + 35.5 और 74.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इतना केसीएल लिए और तुम उसको 1 केजी वाटर में डाल दिए। ठीक है, तुमको पता है वाटर का डेंसिटी होता है 1 लीटर, तो तुम 1 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 लीटर वाटर, भी इसको बोल सकते हो बाय वॉल्यूम। कोई दिक्कत? मास इतना होगा, वॉल्यूम इतना होगा। क्लियर है? अब चलिए, केसीएल इतना लिए, इसमें डिसॉल्व किए। अब देखो डिसॉल्व करने पे हम जानते हैं कि केसीएल एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब ये डिसोसिएट कर जाएगा और बन जाएगा के+ और Cl-। हम जितने भी आपके क्या कहते हैं अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताए थे, उसमें जैसे मोलालिटी का टर्म यूज कर रहे थे, तो ये होता क्या है? मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ क्या होता है ना। बस 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 इतना ही काफी है, इतना ये टर्म आता है ना उसमें, आता है। अब बत बताओ तुमने लिया कितना मोल था, लेकिन बन कितना गया? 1 मोल के+ और 1 मोल Cl-। तो सॉल्यूट वाकई में कितने मोल हो गए? अब समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गए 2। अब देखो एबनॉर्मल मोलर मास मतलब क्या हुआ। नॉर्मल मोलर मास हुआ आपका, नॉर्मल मोलर मास हुआ आपका कि जो आपका नॉर्मली हम लोग 1 मोल केसीएल का लिए तो 74.5 ग्राम, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद तो ये 2 मोल हो गया। मतलब इतना ग्राम जो था, ये मेरा 2 मोल का मास हो गया। तो 1 मोल का मास कितना हुआ? तो 2 मोल का, हाँ, इसका आधा हो जाएगा, है ना। 2 मोल का मास कितना हो गया? हाँ, ये हो गया 74.5 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 74.5/2, कितना आ जाएगा? 37.25 ग्राम हो जाएगा। ये हुआ मेरा एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर हुआ टर्म? मतलब एबनॉर्मल मोलर मास हम लोग उस बेसिस पे कंसिडर करते हैं कि डिसोसिएशन हुआ है तो पार्टिकल्स बढ़ गए होंगे, और एसोसिएशन हुआ है तो पार्टिकल्स घट गए होंगे। जैसे डाइमराइज करता है ना, जैसे डाइमराइजेशन होता है ना। कभी कभार 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं बाय फोर्सेस। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्वेंट, इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो उस केस में क्या होता है आपका? एसोसिएशन हो गया, तो उसमें पार्टिकल्स घट जाते, आधे हो जाते हैं। और इस केस में डिसोसिएशन हुआ तो पार्टिकल्स कितने हो गए? दुगुने हो गए। तो ये हुआ मेरा एक्सपेरिमेंटली अगर देखे तो मेरा तो मोलर मास ये होना चाहिए। तो ये हुआ एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर है? और नॉर्मल जो आप जानते हैं, नॉर्मल जो आप जानते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? समझ में आ गया? चलो अब आगे इसमें देखते हैं। ए, है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर रहे हैं वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट सोचते हैं, लेकिन यहां सॉल्यूट तब 2 मोल है, 1 मोल नहीं। कोई डाउट हुआ? इसका मतलब एक और बात भी आता है कि क्या हम बोल सकते हैं ऐसे वाटर का 0.52 होता है केल्विन, के एफ का वैल्यू होता है ना, के एफ का वैल्यू होता है ना। बोल सकते हो कि ये दुगुना हो जाएगा, ×2, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ये क्या होता है, के एफ का यूनिट क्या होता है? क्या होता है बोलो? केल्विन, केजी पर
मोल, यही ना होता है। तो 1 kg लिए हो, है ना, 1 kg लिए हो, 1 मोल लिए हो, लेकिन 1 मोल के बदले ये हो कितना गया, 2 मोल। तो 2 से गुना कर दोगे, तब तो ये कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है दिक्कत कहाँ पे आया। मतलब जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी तो दुगुने नंबर ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे होंगे, या फिर हाफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट के बेसिस होंगे ऑन द कंसिडरेशन की एसोसिएशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको इसको इसके टर्म्स में भी समझ लेते हैं। जैसे ये वाला पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इथानोइक एसिड, ये क्या है आपका, इथानोइक एसिड। ये इसको जब बेंजीन में घोला जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है किसमें, बेंजीन में। तो बेंजीन में डिसॉल्व करने पे ये डाइमराइज कर जाता है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। तो ऐसे इथानोइक एसिड का तुम्हारा मास कितना होगा, नॉर्मल मोलर मास कितना होगा, 24 प्लस 4 प्लस 32, कितना हो गया, 28 प्लस 32, 60। 60 इसका नॉर्मल मोलर मास हुआ, 60 इसका क्या हुआ, नॉर्मल मोलर मास हुआ। ठीक है ना, जो हम जानते हैं। तो एबनॉर्मल मोलर मास कितना हो जाएगा, आप, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो ना 2 मोल लिए हैं तो एक एक मोल हम मान रहे हैं कि ये करने के बाद। तो 2 मोल लिए हो तो मतलब 2 मोल मतलब 120 लिए, है ना। लेकिन ये एक्चुअली बन कितना गया, 1 मोल, क्योंकि मोलर मास निकालना है तो 1 मोल, कि हमको मोलर मास सोचना है ना। तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 60। कोई दिक्कत, है ना, आधा आ जाएगा। ऐसे हम लिए कितने थे, 2 मोल, लेकिन बन कितना गया, 1 मोल। कह सकते हो तुम जो है यहाँ पे आपका के एफ का वैल्यू भी आधा हो जाएगा, के एफ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हो गए हैं वो हाफ हो गए, है ना। और जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे उनको नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास और मोलर मास ये टर्म आएगा फिर। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है इसमें। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर टर्म को, ठीक है, सही करने के लिए एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं वेंटॉफ फैक्टर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है ना। ऐसे यहाँ 2 मोल लिए थे, 2 मोल लिए थे, ठीक है। तो 2 मोल का मास कितना हुआ, 120। ठीक है, तो 2 मोल का मास 120 मतलब 1 मोल का मास कितना हुआ, 60 ग्राम। 1 मोल का मास कितना हुआ, 60 ग्राम, ये नॉर्मल मोलर मास हुआ। और यहाँ एबनॉर्मल एक्सपेरिमेंटली क्या आ रहा है कि 1 मोल का मास कितना हुआ, इसको 120 ग्राम। कोई दिक्कत, वहां पे एक्सपेरिमेंटली मोलर मास घट गया था, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मोलर मास क्या हुआ, बढ़ गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज का हल क्या निकला कि आई को इंक्लूड किया जाए भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालने में। ठीक है, उस केस में जहां डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा हो, और वो डिपेंड किस पे करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा, जो पिछले साल केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट को जब हम किसी पर्टिकुलर इस, इसमें डालते, मतलब सॉल्यूशन जब बनाते हैं, ठीक है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ, तो वो कितना हद तक क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। वो फ्रैक्शन को डिग्री बोलते हैं। परसेंटेज कर दोगे तो फिर परसेंटेज इंटू 100 कर दोगे उसमें, तो परसेंटेज बच जाएगा, परसेंटेज डिसोसिएशन। क्लियर है ना, जो फ्राइज जैसे आधा किया तो हाफ, क्लियर है ना, आधा होता है ना, उसी को 50% बोलेंगे। क्लियर है। तो डिग्री मतलब हुआ फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट कर रहा है, और उसको 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो 2 टर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखना इस क्वेश्चन को बनाते टाइम, इसके क्वेश्चन जब बनाएंगे तो। ठीक है, तो याद रखिएगा किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना परसेंट डिसोसिएट किया होगा वही ना पार्टिकल्स बड़े होंगे जी, बाकी तो वही रहेगा ना। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, सही है ना। ठीक है,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन पे ये डिपेंड करता है। डिग्री का मतलब मेरे ख्याल से आप इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे, डिग्री का मतलब है फ्रैक्शन, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसी फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्या निकल जाएगा? परसेंटेज डिसोसिएशन और एसोसिएशन निकल जाएगा। क्लियर है? ये चीज दिमाग में रखिएगा, तो ऐसे पढ़े हुए पिछले साल। ठीक है, इसको क्वेश्चन भी बनाएंगे तो थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। तो इन 1880 वेंटॉफ इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर आई नोन एज वेंटॉफ फैक्टर। ठीक है, टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। दिस फैक्टर आई इज डिफाइंड एज, आई को बोल सकते हो नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ये दोनों टर्म आप समझ चुके हो तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी बराबर क्या होगा? आई। यहां से एक चीज और समझ रहे होगे कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो आई मल्टीप्लाइड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। क्लियर है? ये चीज को भी ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन सिमिलरली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये भी आपका वैल्यू क्या दे देगा? आई का दे देगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है, ये है आपका वेंटॉफ फैक्टर। और नॉर्मल सा बात है, जो ये टर्म से आप ये चीज समझ चुके होंगे कि आप अच्छा एबनॉर्मल मोलर मास ये सब जैसे कि आपका दिया हुआ है, बता भी चुके, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जिसको करते हैं वो। और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, ये क्या है? ये अज्यूम किया गया है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नाइदर एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड हो, उस समय निकाला गया। ठीक है ना? कैलकुलेटेड वाला को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे? आई से, तो क्या बन जाएगा? ऑब्जर्व वाला, यानी कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है ना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन यूनिटी। नॉर्मल सा बात है ना? डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो मतलब 1 से छोटा हो गया, और न्यूमरेटर अगर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से तो 1 से बड़ा हो गया। तो न्यूमरेटर बड़ा एसोसिएशन में नहीं होगा, किस में होगा? एसोसिएशन में होगा। और न्यूमरेटर बड़ा होगा छोटा होगा एसोसिएशन में? इसको सोचो, मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और एसोसिएशन में क्या हो गया? कम हो जाएगा ना, और डिसोसिएशन में ज्यादा। तो आई का वैल्यू क्या होगा? यूनिटी से कम। और यही आपका जो है ना, डिसोसिएशन के केस में ऊपर हो गया ज्यादा और नीचे हो गया कम, तो मतलब 1 से ज्यादा। कोई डाउट? ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ आई इज एक्वस केस, ये ना, ठीक है, एग्जाम्पल दिए हुआ तो एग्जाम्पल तो बता ही दिए। और इंक्लूजन ऑफ वेक्टर फैक्टर जैसे कि बताए, अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो हो जाएगा आपका आई मल्टीप्लाइड बाई ये। ठीक है ना? डेल्टा टीबी ये कैलकुलेटेड था, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आई से, तब जो आपका निकला ये क्या हो गया? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है ना? तो जैसा कि बताए थे, ये सारा आपका थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। अब ये वाला एक टेबल है, ये आपको दिखा रहा है कि देखियो किस तरह से आई जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपका बढ़ते जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे करके कितना डिसोसिएट हुआ उसके बेसिस पे आपका आ रहा है। ठीक है ना? देखो, जैसे ये 1.87 है, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? यहाँ पे देख लो, आई वैल्यूज ऑफ और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। अभी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ था तब का चेक किया हुआ, और कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया तब आई का वैल्यू। समझ में आ रहा? K2SO4 के लिए देखिए आपका 3 है जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, जैसा कि बताए थे। तो दैट इज व्हाई दीज 2 पॉइंट्स जो आपको बताए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग को अब। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब कितना डिग्री डिसोसिएट किया, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका बन जाएगा परसेंटेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन। आपको निकालने दे सकता है परसेंटेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन। कोई डाउट है? मोमेंट ऑफ फैक्टर क्लियर हो गया? बढ़िया से, कोई डाउट इसमें नहीं है? अब समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो चलो, एक टेबल जैसा कि आपको दिखा दिया है ना, कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन भी किया गया है, तो देखा गया कि ये आपका किस पर डिपेंड कर रहा है? कितना डिसोसिएशन हुआ है मॉलिक्यूल्स, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और तुम लोग भी कुछ डाउट वाउट लाओ, है ना?
सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, सारा बुक्स है, सब चीज है पास में, है ना। क्या करें क्वेश्चंस तो। चलिए इसको अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी से बताइए, बनाइए इसको। चलो, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे करना है इसको समझाते हैं, ठीक है। 2 ग्राम of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in the solution? नॉर्मल सा बात है। यहाँ पे KF दे रखा है, डेल्टा TF दे रखा है, ठीक है। तो डेल्टा TF और यहाँ पे ऊपर मोलालिटी का भी तुम निकाल सकते हो, है ना, मोल्स के बेसिस पे। तो तुम क्या कहते हैं, तुमको मोलर मास अगर इसका निकालने दे तो कैसे निकालोगे, यही क्वेश्चन है। तो ये मोलर मास निकालोगे, वो मोलर मास क्या निकलेगा, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो उसको पहले निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF, क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी, ठीक है। तो इसको पूरा बांट देंगे तो क्या हो जाता है, W2 बाई, क्या होता है बोलो, W2/M2 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, 1000/W1, यही हो जाता है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा KF का वैल्यू कितना दे रखा है, 4.9, और डेल्टा TF का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.62, ठीक है। W2 तुमको दे रखा है 2 ग्राम, मोलर मास तुमको निकालना है M2, 1000/W1 भी दे रखा है कितना, 25 ग्राम। तो यहाँ पे मोलर मास तुम अगर पुट नहीं कर रहे हो, मान लो इसके बेसिस पे निकाल रहे हो, तो वो क्या निकला, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास निकला। तुमने इसको ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व किया है, तो ये जो मोलर मास निकला वो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास हो गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास जो तुम्हारा आएगा यहाँ M2 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 241.98 के आस ये आएगा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल का है तो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। हम आपको समझा दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने से अटेम्प्ट करना, ठीक ना। M2 का वैल्यू, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इस देखो, ये M2 आपका क्या निकला, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास, है ना। और नॉर्मल मोलर मास कितना होगा इसका, सॉल्यूट यही है ना जी, 122 होगा, ठीक है। तो आपका आई का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 122 नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय अब नॉर्मल मोलर मास, यही ना। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया। अब परसेंटेज डिसोसिएशन को किस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। परसेंटेज डिसोसिएशन को किस तरीके से हम लोग, या फिर परसेंटेज एसोसिएशन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा आप लोग को इक्विलिब्रियम में एक बार फिर से जाना होगा, ठीक है। देखो, तुमको क्या बोल रहा है कि पहले क्या था, C6H5COOH, ठीक है ना। और बाद में ये क्या हो गया तुम्हारा, इक्विलिब्रियम जब तक, है ना, इक्विलिब्रियम तक में हम लोग को निकालना पड़ता है ना डिसोसिएशन, जहां पे इक्विलिब्रियम बन जाएगा उसके बाद फिर फर्दर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, पता है ना, ठीक है। C6H5 और डाइमराइज हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब CCO क्या बन जाएगा, होल ट्वाइस, है ना, क्या बन जाएगा, होल ट्वाइस बन जाएगा, यही चीज होगा, कोई दिक्कत है। मान लो तुम इनिशियली, अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसमें नॉर्मल सा बात है। तो यहाँ पे अगर इसको 2 मोल्स ले लेते हैं तो ये कितना होगा, 1 मोल। ये हम रिएक्शन के टर्म्स में समझ रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस रिएक्शन के टर्म्स में हम लोग एक चीज कोशिश करते हैं इसको करने का। मान लेते हैं कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन लिया गया था वो एक्स, क्या लिया गया, एक्स लिया गया। अब इसमें से हम बोल रहे हैं कि कुछ अमाउंट्स में, या फिर इसको
आप क्या लेना चाहते हो, 1 मोल लेना चाहते हो, क्या लेगो, कैसे कर स्टार्ट करोगे, है ना, जो भी एक, हाँ, ले करके आपको स्टार्ट करना होगा। ओके, इसको इसको इस तरीके से समझो, ठीक है। देखो, ये आपका है, ठीक ना, इधर में क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। तो अब अगर इसको हम ऐसा सोचें कि यहाँ पे एक्स अमाउंट में आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एक्स क्या है आपका, फ्रैक्शन है ना, एक्स आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा साइन से डिनोट किया जाता है, तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे अल्फा को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, झूठ मूठ का मान रहे हैं, एक्स काहे के लिए मानेंगे, अल्फा ही मानो ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है आपका, अल्फा है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है आपका, अल्फा है ना, ठीक है। तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक ना। अल्फा हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग 1 लिए हैं, क्या लिए हैं, 1, ठीक है। मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में, जब इक्विलिब्रियम हो गया आपका फॉर्म, है ना, ये तो इनिशियल लिया है ना, ये क्या लिया है, इनिशियल, तो इनिशियली तो ये कुछ नहीं होगा ना, इनिशियली थोड़ी कुछ होगा, इनिशियली तो पूरा यही होगा। अब रिएक्शन जब किए तो मतलब इसको घोल दिए किसमें, बेंजीन में, तब ये डाइमराइज करेगा ना। तो बेंजीन में घोलने के बाद आपका एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ होगा, उस इक्विलिब्रियम पे क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लिए है, तो इसका मतलब है ये फॉर्म इक्विलिब्रियम पे कितना हो चुका होगा, अल्फा बाई 2 होगा। हाँ, कोई दिक्कत है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ है, अल्फा। अल्फा मतलब अल्फा जो होगा वो अमाउंट आपका क्या कर गया है, डिसोसिएट कर गया है, कोई दिक्कत है ना, आपका क्या कर गया है, डिसोसिएट, एसोसिएट कर गया है, सॉरी, क्या कर गया है, अल्फा बाई 2 कंसंट्रेशन आपका क्या हो गया, एसोसिएट कर गया, तो यहाँ बचा कितना होगा, 1 - अल्फा, बचा कितना होगा, 1 - अल्फा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। 1 - अल्फा कहने का मतलब हुआ कि अल्फा मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपके, अल्फा मोल्स मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। अल्फा मोल्स मॉलिक्यूल्स आपके डिसोसिएट हो गए, तो बने कितने मोल्स होंगे ये नए मॉलिक्यूल्स, अल्फा बाई 2 मोल्स बने होंगे, ठीक है। और ये यहाँ बचे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 - अल्फा होंगे। अब एक बात बताओ, टोटल इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 1, लेकिन अंत में कितना मोल्स हो गया, इतना, अब प्लस इतना, कोई दिक्कत। तो ये जो आई का वैल्यू हम यहाँ पे दिए हैं, तुम बोल सकते हो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या होता था, आई का वैल्यू अभी तुरंत आप लोगों को बताए थे पार्टिकल्स के टर्म्स में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो कितना दिए थे पार्टिकल्स हम, 1 मोल, नीचे पहले कितना लिए थे, 1, और ऊपर में कितना हो गया, 1 - अल्फा प्लस, कोई दिक्कत, क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स इतने हुए, कोई दिक्कत, ऊपर में कितना आ गया आपका, तो इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाओगे तो नॉर्मल सा बात है, आपका अल्फा का वैल्यू आ जाए, कोई दिक्कत, वही हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आगे बढ़ा ही लेते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, हाँ, आई इज इक्वल 122/241.98 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो -अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, -अल्फा बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना, कितना हो जाएगा, 1 - अल्फा बाई 2, और डिवाइडेड बाई 1 ही है तो यही रह जाएगा, कोई दिक्कत। तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, 1 - 122 डिवाइडेड बाई 241.98, ये कितना आ जाएगा आपका, बताओ जल्दी से, किसको, 1 बाई, अभी का है लोग अप्रोक्स कर, उधर एनसीईआरटी क्वेश्चन बोले हैं, इधर तो बनाओ ना, तो पहले इसको माइनस तो कर, कितना होगा,
241.98 माइनस 122 कितना होगा? 119.98। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 98। ठीक है, ये वैल्यू आपका जो है हो सकता है कि बराबर आ जाए। हाँ, अप्रोक्स में आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। इधर हो गया 2, तो अल्फा बराबर कितना हो गया? 1। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% का आपका डिसोसिएशन होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ओके, तो अल्फा का वैल्यू अब ये ऑलमोस्ट आपका 100%, मतलब 99.2% के आसपास अब ऐसे आएगा। तो ये अल्फा का वैल्यू आपका जो है ना, सही से कैलकुलेट करोगे तो 0.992 आएगा। ठीक है, 0.992 आएगा। तो इसका मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इतना ही मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। मतलब हो गया आपका 99.2%। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया किस तरीके से? देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत बाबू। ये इक्विलिब्रियम में बताया गया था किस तरह से निकाला जाता है, तो उसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये काम आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग। तो एक क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में ले लो। ठीक है ना, इसको बनाना और बेंटो फैक्टर से दो चार क्वेश्चंस अच्छे देखना, उसमें भी दिए होंगे, मॉड्यूल्स में भी और एनसीईआरटी में भी। खुद से बनाना है, बिना सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखे हुए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। मॉड्यूल में जनरली क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें तो कैलकुलेशंस उतने नहीं करने पड़ेंगे, इजी कैलकुलेशंस होंगे, है ना। लेकिन ये वाला जो आपका कैलकुलेशंस होगा टफ होगा। ठीक है, टफ होगा कहने का मतलब डेसिमल्स में होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस पे या यूज करो। ठीक है, मैथ्स में तभी सही रहेगा। ठीक है, वो तो पता चल जाएगा। ऑप्शंस देख करके एलिमिनेट भी कर सकते हो ना जी। ठीक है ना। यहाँ तो आपको टाइम है ना, 30 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं। बोर्ड्स में टाइम है आपके पास उतना, लेकिन वहां तो 3 घंटे में 3 सेक्शंस खत्म करने हैं, तो वहां पे बहुत जल्दी जल्दी सोचना होगा। ठीक है ना। तो वहां मेरे मेरे ख्याल से कैलकुलेशन उतना चेक भी नहीं करता है। वहां पे जनरली देखता है कि आपको साइंस कितना आता है। ठीक है, या फिर मैथ्स में कितना आप सही से समझे हो कंसेप्ट को, ये चीज को चेक करेगा। ठीक है ना। चलो, ठीक है, तो एक होमवर्क रहा। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।